सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं 2 दिन में ये छठ पूजा का महापर्व पड़ा हुआ था और हमारे यहाँ का ये मुख्य पूजा है। इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। मेरे घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, अभी भी हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, बट हम लोग क्लासेस आज से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फिजिक्स में भी बना रखी हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके चारों पांचों जितने चैप्टर्स हैं आपके, उन सबको कंबाइन करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं। उस नोट्स का मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा और आप लोग उसको रिवीजन कर लेंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ना बैक लगने के, वो बैक नहीं लगेंगे। ठीक है, और मैं वैसे भी जो बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ, जो सिलेबस है मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। मैं सिलेबस लेता हूँ, सिलेबस में देखता हूँ कि इस साल का सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं और जो जो कह रखा है कि बीटी बोर्ड ने कि मैं ये चीज़ें पूछूंगा, उसी को मैं टारगेट करके चलता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है और आज आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किस चीज़ से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एस पी डी एफ ऑर्बिटल से। किससे? एस पी डी एफ ऑर्बिटल से। अच्छा, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। आई होप आप लोगों को जानकारी होगी, बट फिर भी आप लोग जाने रहोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, करना क्या है, हो सकता है मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा इधर उधर होगा, मैं उसको एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 4 सबसेल होते हैं। ठीक है, एस पी डी और एफ। ठीक है, ये एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा। एस सबशेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पी में कितने होते हैं? पी में आपके 3 होते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। डी में कितने होते हैं? डी में आपके 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एफ में कितने होते हैं? एफ में आपके होते हैं 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 होते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons are filled in each cell, each cell is 2। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सेल में, एक ऑर्बिटल में, इन ईच सेल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इन ईच ऑर्बिटल्स यहाँ पे होगा, इन ईच ऑर्बिटल्स। इन ईच ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में, जैसे कि मैं आपको ये हाईलाइट करूँ इस चीज़ को, कि जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये 1 2 3 ऑर्बिटल है, ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, तो ये बताया था, कुछ चीज़ें हंस ने बताई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें हंस ने बताई थी और कुछ चीज़ें पॉली ने बताई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें पॉली ने बताई थी अपने प्रिंसिपल में। तो आज इन्हीं दोनों को मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आता भी है हंस रूल के बारे में या पॉली के बारे में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ईसी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम लोग, और इस चैप्टर को हम लोग आज एंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को मैं लूँगा, उस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने जाना कि नहीं जाना। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो एस में, नीचे देखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी में मैक्सिमम कितने? 3 है ना, तो 3 में कितने भरे जा सकते हैं? 6। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने भरे जा सकते हैं? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन है एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के बारे में, उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, हालांकि ऊपर इंग्लिश में है भाई, देख लेना। ठीक है,
एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार यानी कि स्फेरिकल। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, गोलाकार और वृत्त में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वृत्त जो है, वृत्त वृत्त जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल, ठीक है, हालांकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट वृत्त जो है ये 2 डायमेंशनल है। और लेकिन जो स्फेयर है आपका, ठीक है, स्फेयर है जिसको हम लोग गोलाकार कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलाकार जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो गोलाकार है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों पर आता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि यह नाभिक के चारों ओर सममित यानी कि सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसा, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब मैं समझा दूँ, अगर इस तरफ ये ऐसा है तो दूसरी तरफ भी ऐसा है, यानी कि एक सिमेट्री बनेगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बीच में मिरर रखिएगा, ठीक है, और इस तरफ कागज़ पे कुछ लिखिएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरफ कागज़ पे भी बन जाएगी, एक सिमेट्री टाइप की बन जाएगी, उसी को इसने कहा है कि सममित, ठीक है। सिमेट्रिकल होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है, यानी कि क्या बोला इसने कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो होती है सभी दिशाओं में समान होती है। प्रत्येक शेल में केवल एक एस कक्षक होता है, ठीक है, जिसमें जैसे एक 1s 2s 3s, हालांकि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो ये 1s 2s 3s क्या है, कैसे आता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल एस कक्षक होते हैं, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल भी बढ़ रही है इसकी, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है एस कक्षक का आकार भी बढ़ता चला जाता है, यानी आकार का मतलब होता है साइज, ठीक है। साइज कैसे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, साइज हमारा कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एन की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले, 1 ले, तो क्या आ जाएगा आपका 1s आ जाएगा। एन की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 2 लें तो क्या आ जाएगा 2s। एन की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 3 लें तो क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा। तो ये जो आकार हैं 1s 2s एंड 3s के, इसके साइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, किसमें, एस ऑर्बिटल में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। द एस ऑर्बिटल इज अ स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज अ सिमेट्री अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, मीनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। देयर इज ओनली 1 एस ऑर्बिटल इन ईच सेल। एक सेल में केवल एक सेल में केवल एक ही एस ऑर्बिटल होगा आपका, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक एस ऑर्बिटल होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे जैसे उनका यानी कि क्वांटम नंबर, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ एन, यानी कि एन की वैल्यू अगर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आपका द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि एस ऑर्बिटल का जो साइज है वो क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये नोट्स है ये बहुत ही शॉर्ट नोट है, तो कोशिश करिएगा आप लोग कॉपी में लिख ले, जो बच्चे नहीं लिखे हैं, ठीक है, बीटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी नोट्स है ये, ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत शॉर्ट तरीके में आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल क्या है, पी कक्षक का आकार डंबल, क्या होता है, डंबल होता है। अच्छा, डंबल आप लोगों ने देखा है, हाँ, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ये ये डंबल आपने देखा है, लेकिन इसको बनाया कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका डंबल, क्या है, डंबल, यही आकार होता है, जैसे होता है, यानी कि इसमें 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने प्रकार के कक्षक होते हैं, इसमें 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, ठीक है। एक होता है px, py और pz, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के कक्षक हैं इसमें, 3 प्रकार के कक्षक हैं, यानी कि p के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित होते हैं और किसके साथ स्थित होते हैं, एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ,
यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक लोब्स में वह क्षेत्र दर्शाता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होती है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, पी शेल में, सॉरी पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, चलिए ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये लोब्स क्या होता है, वह क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या है, डी कक्षा का आकार कैसा होता है, जटिल होता है। अच्छा, एक चीज़ आप जानिएगा, जटिल तो होता है लेकिन ये कवर लीफ जैसा होता है। कवर लीफ का आकार कैसा होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत जगह बहुत सारे आकार कहते हैं, ये होता है कुछ इस प्रकार का आकार इसका होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कवर लीफ। क्या कहते हैं, कवर लीफ। अब कवर लीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये पत्तों जैसा नजर आता है। किसके जैसा, पत्तों के जैसा नजर आता है। पत्ता मतलब पत्ती, जो पेड़ पौधों की पत्ती होती है, जैसे ये पेड़ है आपका, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसके पत्ते जैसा नजर आता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अधिकांश यह 4 पत्तियों यानी कि कवर लीफ, देखिए 1 2 3 4 कवर जैसा होता है। इसमें 5 कक्षक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कितने कक्षक होते हैं भाई, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में कितने, 5 होते हैं। कैसे, मैंने आपको बना करके बताया था, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 10। ठीक है, अच्छा इनकी एक्सिस क्या लाई करती है, ठीक है, डी एक्स वाई, क्या हो गया भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हालांकि ये जो लाइन लिखी गई है ये आपके उतनी काम की नहीं है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बस आप जाने रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको समझना है। ठीक है, इनमें से चारों कक्षक 4 लोम वाले होते हैं, जबकि डी जेड स्क्वायर कक्षक का आकार डंबल और बीच में रिंग डोनट जैसा, जैसे ये दिख रहा है ना, रिंग डोनट जैसा होता है। कैसा होता है, रिंग डोनट जैसा होता है। ठीक है, इसका शेप अगर आपसे पूछेगा कैसा होता है, कवर लीफ जैसा। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं डबल डंबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डबल डंबल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक डंबल ये हो गया, एक डंबल मैं ये बना दिया और दूसरा डंबल मैं ये बना दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल डंबल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है एफ ऑर्बिटल के बारे में। एफ ऑर्बिटल क्या है, बहुत बेसिक, हालांकि अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश वाले पढ़ना चाहे तो पढ़ लें अपना। ठीक है, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, कंटेंट हमारा बायलैंग्वेज रहेगा तो सहीगा। इसका एफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल हैं, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स हो गए। एंड 1 ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम, 1 ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 1 ऑर्बिटल्स कंटेन, 1 ऑर्बिटल कंटेन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 ऑर्बिटल्स हैं, कितने हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 7 इंटू 2 यानी कि लगभग 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप आ गए, ठीक है, तो ये आपको पूछ लेगा, या तो आपको पूछ लेगा कि इसका शेप क्या होता है। इसका शेप अगर आप बोलना चाहें तो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में, जो बीटी बोर्ड ने आंसर एक्सेप्ट किया हुआ है। हालांकि जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ये कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब्ड। क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब, यानी कि जटिल बहुलोब इसका आकार होता है। ठीक है, एफ कक्षक का आकार बहुत जटिल यानी कि वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कुल 7 कक्षक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 7 ऑर्बिटल होते हैं। इनका आकार कई लोब यानी मल्टी लोब वाला होता है, और ये मुख्यतः कितना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में पाए जाते हैं। लेंथेनाइड एंथेनाइड क्या है, जैसे जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल मैंने आप बना दी, तो जो नीचे रहते हैं, ठीक है, नीचे 2 रहते हैं ना, ठीक है,
ये आपकी लेंथेनाइट सीरीज़ होती है और ये आपकी एक्टिनाइट सीरीज़ होती है। इन दोनों में ये f ऑर्बिटल में आपके पाए, इनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, इस f ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, यानी कि 7 कक्षों में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अच्छा, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत था क्या? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉली थे कौन। पॉली के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए, ठीक है। देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उनका पूरा पूरा नाम क्या था? वॉल्फगैंग पॉली। क्या नाम था भाई? वॉल्फगैंग पॉली नाम था। मैंने अपने आप को नीचे कर दिया, सॉरी, ठीक है। वॉल्फगैंग पॉली, ध्यान रखिएगा क्या नाम है उनका, वॉल्फगैंग पॉली, ठीक है। इंग्लिश में बताऊं क्योंकि हिंदी वाले तो भाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। ये है उनकी तस्वीर। सॉरी। इनका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, आइए हम लोग जानते हैं। आप लोग इनकी तस्वीर देख रहे होंगे, ये हैं मिस्टर पॉली, ठीक है, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है। एकदम फेस इनका देख लीजिए, फेस देख करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परिभाषा क्या है इनकी? 1925 में वॉल्फगैंग पॉली ने यह सिद्धांत दिया था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम संख्याएं समान हों, ठीक है। पहली बात, इसका अर्थ है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं उसे दूसरे से अलग पहचान देती हैं, ठीक है। बात को ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसमें क्या व्याख्या इन्होंने की कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्या यानी कि n, l, m और s से व्यक्त किया जाता है। आपको तो ये बात पता ही है, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैंने आपको इसे पिछले पढ़ाया था, ठीक है। क्वांटम नंबर जब पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसमें इनका कहने का मतलब है कि ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो एक दूसरे से अलग पहचान देती हैं, वो एक जैसी पहचान नहीं देती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हों तो उनकी पहली 3 क्वांटम संख्याएं n, l, m समान होंगी, इसीलिए उनका स्पिन क्वांटम संख्या s जो होगा वो अलग होगा। यानी कि एक स्पिन अगर +1/2 है तो दूसरा स्पिन कितना होगा? -1/2। यानी कि इस चीज़ को समझिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आप जानते हैं पहले ये जो कक्षक है नियम जो है, ठीक है। हालांकि हंड्स ने बताया था, मैं हंड्स के बारे में भी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हम लोग हंड्स का नियम पहले पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में जो है वो पॉली के प्रिंसिपल को पहले दे रखा है, ठीक है। और जबकि पॉली के प्रिंसिपल को पहले नहीं पढ़ना होता है, पहले हंड्स के नियम को पढ़ना होता है। क्योंकि जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिलिंग ही नहीं आएगी, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना ही नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग आगे कैसे भरेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कौन सा क्लॉकवाइज होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। खैर चलिए कोई नहीं। तो उसमें ये बताया गया कि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर लिए, यानी कि पहले मैं ऑर्बिटल्स को फुल करूँगा, उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसको हम लोग अपोजिट स्पिन में भरना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट स्पिन में भरना स्टार्ट करेंगे। यही इन्होंने कहा था, किसने कहा था? पॉली ने कहा था कि इनके जो n, l, m जो हैं ये तो समान रहेंगे, लेकिन जो इसकी स्पिन रहेगी, देखिए ये है स्पिन इसकी, ठीक है। ये मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है स्पिन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। इस चीज़ को देखिएगा आप, ठीक है। ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी स्पिन क्या है? इसकी स्पिन क्या है? अपोजिट है। तो इसकी जो वैल्यू है ये तो +1/2 रहेगी, लेकिन जो अपोजिट वाला है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? -1/2 रहेगी। क्या स्पिन वैल्यू रहेगी? एस की वैल्यू क्या रहेगी? -1/2 रहेगी, ठीक है। वही इन्होंने कहा, जैसे कि 1s ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए n की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए n की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इसका
क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। अच्छा, एक चीज़ और, माफ़ कर दीजिएगा पॉली जी, मैं आपके ऊपर लिखना चाहता हूँ, मैं n की वैल्यू जैसे 1 यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो l की वैल्यू 0 हमको कैसे मालूम चली, कौन कौन बताएगा इसको, कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा प्लीज़, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 कैसे है। हालांकि मैं आपको ये पढ़ा रखा हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, और s +1/2 और -1/2 इसी प्रकार के पॉलिक अपवर्जन का सिद्धांत पालन करते हैं, यानी कि एक अप एरो रहेगा तो दूसरा डाउन एरो रहेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा एक चीज़ और, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके स्पिन विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि एक ऑर्बिटल में, जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम दिशा में नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम दिशा में नहीं रहेंगे, दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हिंदी में आपने पढ़ा और आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ें थी, आप लोग जानते भी हैं। कभी भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इतना अगर लिख दोगे ना तो इतना सफिशियंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर लूँ, काफ़ी देर से मैं नीचे था सॉरी। हंड्स रूल के बारे में पढ़ते हैं, हंड के नियम को। किसके? हंड के नियम को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किसके? हंड के नियम को। भाई ये हैं हमारे हंड, जिनका नाम था फ्रेडरिच हंड। क्या नाम था? फ्रेडरिच हंड। हालांकि मैं फ्रेडरिच हंड, जिसको हम लोग हंड्स के नियम से जानते हैं, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, देख लीजिए इनको, ठीक है। हालांकि नेट पे तो मिल ही जाती है, बट कोई नहीं, आप इनको देख लीजिए कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं। हालांकि हेयर स्टाइल, अच्छा देखिए, जितने साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। जितने साइंटिस्ट होते हैं, जितने फिजिसिस्ट होते हैं, जो साइंस के बहुत बड़े विज्ञाता होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो लगभग ऐसे ही दिखते हैं, समझें। कभी भी उठाइएगा उनकी बहुत, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो सब बहुत विद्वान हैं, हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। उन्हीं की आज़देद है जो हम लोग इतना अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए, इनके प्रिंसिपल को हम लोग, सॉरी, इनके रूल को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। इंग्लिश वाला तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं भाई, इंग्लिश वाले जो हैं एक बार देख लें अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, अपने आप को छोटा कर दूंगा, कॉर्नर में मैं पढ़ा रहूँगा उस तरीके से, ठीक है। अभी तो आप लोग काम चला लो, क्योंकि अभी मैं वो करूँगा ना तो मैं बंद हो जाऊँगा, तो फिर मैं दिखूँगा भी नहीं, फिर थोड़ा सा वीडियो अजीब हो जाएगी, बट कोई नहीं, ठीक है। ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है, एक बार आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग हंड्स रूल के बारे में और समझते हैं क्या है। 1927 में, अच्छा 1925 में किसका नियम आया था, किसका प्रिंसिपल आया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। अब आता है 1927, यानी कि 1927 में फ्रेडरिक हंड। अब आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग उसको नियम को पहले क्यों पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि उनका नियम जो था वो पहले आया था। हालांकि पढ़ना किसको चाहिए ये, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, हालांकि नियम इनका पहले आता है, बट कोई नहीं, नियम उन्होंने पहले दे दिया, ठीक है, नियम उन्होंने पहले दे दिया, यानी कि इस पे चर्चा चली रही थी, तभी तो ऐसा हुआ है ना। खैर चलिए क्या था, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि अधिकतम संख्या में अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स समान स्पिन यानी पैरेलल स्पिन के साथ उपस्थित हों, ठीक है। व्याख्या इसकी क्या है समझिएगा। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जैसे 3, यानी कि पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, 5 वाले डी ऑर्बिटल, एस की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और एफ की बात हो रही है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। हंड के नियम के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले हर ऑर्बिटल में एक एक भरेंगे। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ बेकायदा अच्छे से। देखिए, जैसे मान लीजिए एस तो लेना नहीं है, लेना क्या है यहाँ पे, पी लेना है और एफ लेना है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ पी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। वेरी गुड, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। नहीं, ये एक ऑर्बिटल है, अभी 3 ऑर्बिटल नहीं हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान दो, 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इनका नियम क्या कहता था, इनका नियम कहता था कि पहले जब ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, आपको भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले एक में, फिर 2 में, फिर तीसरे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले हर ऑर्बिटल में एक एक भरेंगे। आपने भर दिया इलेक्ट्रॉन, हर एक 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 ऑर्बिटल में आ गए, ठीक है। फिर जोड़ी बनाएंगे, फिर जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी कैसे बनाएंगे, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर गए, ठीक है। अब बचे किस में, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अपोजिट स्पिन में। अपोजिट स्पिन किसने कहा था, किसने कहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, पॉली ने कहा था। किसने कहा था, पॉली ने कहा था ना। अपोजिट स्पिन में आएंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब इसमें आ रहा तो इसमें एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आएगी। इसमें अगर पूछेगा तो कितनी आएगी, -1/2 आएगी। अगर इसमें पूछेगा तो +1/2 आएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्लॉकवाइज है और ये जो व्हाइट वाले हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। पहले हंड्स के नियम के अनुसार हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम लोग भर रहे हैं, यानी कि पी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है कि पहले सारे हमने ऑर्बिटल को फिल कर लिया। जैसे हमको 5 भरना था, पहले हमने 1 2 3 सारे ऑर्बिटल फ्री फिल कर लिए। उसके बाद से हमने क्या किया, जोड़ी बनाया। उसके बाद से हमने पेयरिंग की। अब पेयरिंग करना कैसे है, हमको पॉली के नियम को ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉली के नियम को ध्यान में रखना है और पॉली के नियम को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। यानी कि पॉली के नियम के अनुसार जब किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों किस डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, उसी प्रकार से पी डी में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से डी में होगा। अब डी में क्या है, डी में क्या है, डी में आपका क्या होता है, जैसे डी में 5 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब 5 ऑर्बिटल्स हैं तो नियम क्या है, नियम आपका कहलाता है क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल कर लेने हैं भाई, सारे ऑर्बिटल्स में फिल कर लेने हैं। फिल कर लिए, उसके बाद से आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है। पेयरिंग करनी है, यही आपका नियम किसका नियम है, यही हंड का नियम है। इतना याद रख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। इन अकेले इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन एक ही दिशा में होगा भाई, सिंपल सी बात है। कारण यह व्यवस्था इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन को कम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण यानी कि रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। और परमाणु को अधिक स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। जैसे P3 विन्यास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स का आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका हंड का रूल। तो यहाँ पे पॉली का हंड का नियम खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अफबाउ रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अफबाउ रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आपके एग्ज़ाम में भी पॉसिबल है कि एक आध क्वेश्चन हालांकि दे ही देता है, बट ठीक है, देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, हम लोग तो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ये रहा, चलिए
एक तो आप लोगों का यार जो कंटेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार करना बड़ा मुश्किल रहता है, भाषा बहुत आसान होती है, ठीक है। अच्छा, अफबाउ रूल, ठीक है। अफबाउ कौन थे, कोई साइंटिस्ट थे? AUFBAU। अफबाउ का पूरा नाम क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है, ठीक है। अरे गधो, अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, अफबाउ एक जर्मन शब्द है। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, ठीक है। क्या है? अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, यानी कि टू बिल्ड। क्या होता है? टू बिल्ड। जैसे कि आप सीढ़ियां निर्माण कर रहे हो, 1 2 3 4, ये क्या है? निर्माण हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, लोअर टू हाइयर, इस टर्म को ध्यान में रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या था? अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, ठीक है। क्या है? निर्माण करना। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में भरते हैं जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और बाद में उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में भरते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का भरना ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में होता है। यह क्रम केवल n, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक। और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यार, ठीक ठीक ठीक, सॉरी आई एम रियली सॉरी। इस पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी। यह क्रम केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि n+l के मान पर निर्भर करता है। जिसका n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। यदि दो ऑर्बिटल्स n+ मान समान है तो जिनका n का मान कम होगा, ठीक है, जिसका n का मान कम होगा, यानी कि n का मतलब अभी मैं बताया था ना, 1s 2s, ठीक है, 3s, ये जो वैल्यू है ये n की वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं भटक गया था, मेरे घर में ऊपर बर्तन वर्तन गिर रहे थे, बट कोई नहीं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये आपकी n की वैल्यू है, ठीक है। हाँ, तो मान समान होगा तो n का मान जिसका कम होगा वह पहले भरेगा। यानी कि अगर बात आएगी 1s और 2s में, पहले कौन सा भरा जाएगा? तो पहले 1s भरा जाएगा, फिर बाद में 2s भरा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 2p जैसे मान लीजिए आ गया और 3p आ गया, तो पहले कौन सा भरा जाएगा? पहले 2p भरा जाएगा, फिर 3p भरा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप, यानी कि जो नंबर पहले आएगा उस नंबर में आपको पहले भरना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको क्रम दिख रहा है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं बनाने का तरीका आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक सादा पेज ले लेते हैं पहले। हाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली लिखना क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, वैसे होता नहीं है, आप मत लिखिएगा, ठीक है। 7s 7p 8s, ठीक है। अच्छा, अब हमको एनर्जी लेवल के बारे में मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा पहले भरा जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, उठा करके सीधे सीधे ऐसे काट देना है, ठीक है। ऐसे डायगनली काट दीजिए, देखिए डायगनली काट रहे हैं आप, देखिए डायगनली काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से ऐसे सीढ़ी घुमाइए, फिर बी से ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए, ठीक, फिर ऐसे बी से घुमाइए, ठीक, फिर ऐसे बी से घुमाइए, फिर ऐसे बी से घुमाइए, ठीक है। अब आपने देखा ये कुछ सांप सीढ़ी जैसा बन गया, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है 1s, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? 1s के बाद ऐसे हम वापस गए तो 2s आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद 2s के बाद क्या आ रहा है, वापस देखिए हम लोग ऐसे घूम के गए तो 2p आ रहा है, 2p, यानी कि हम लोग ऐसे गए, फिर हम लोग ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ठीक है, ऐसे चल रही है। फिर 2p हो गया, 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, ठीक है, 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा, ठीक है, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 3d आएगा, 3d के बाद क्या आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद क्या आएगा, 5s आएगा, 5s के बाद क्या आएगा, 4d आएगा, ठीक है, 4d के बाद क्या आएगा, 5p आएगा, ठीक है, 5p के बाद क्या आएगा, 6s आएगा, 6s के बाद क्या आएगा, 4f आएगा, ठीक है, 4f के बाद क्या आएगा, 5d आएगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये ऑर्बिटल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको करना किसका है, एक हम लोग ले ले रहे हैं नियॉन, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग अफबाउ के नियम से करेंगे तो कैसे भरा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s 2s 2p, और हम जानते हैं 1s 2s 2p, पहले यहाँ तक करके देखते हैं। s में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, s में मैक्सिमम हम लोग भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, s में मैक्सिमम भर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और p में मैक्सिमम भर सकते हैं 6, तो 6 4 10, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। नियॉन के बाद सोडियम आ गया, ठीक है, सोडियम का अगर हमको 11 भरना है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6, 2p के बाद क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 3s आ रहा है, तो यानी कि 3s कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1, तो 3s1, ये आपका हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको वीडियो में आई होप पसंद आई होगी। एक जगह मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा रीडिंग में, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए, अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।